नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी बाय दीपक चैनल पे। दोस्तों कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों अभी तक जिस भी मित्र ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की होगी, मैं आशा करता हूँ कि सभी ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। दोस्तों आप सभी के सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी कल जो हमको देखने के लिए मिली कि मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2022-23 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है दोस्तों, जिसके एग्जाम हाल ही में 15 मार्च तक 2023 में 15 मार्च तक होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। सिलेबस में काफ़ी बदलाव हुआ है, जो कि काफ़ी लोग काफ़ी परेशान है उस चीज़ से लेके। तो परेशान नहीं होना है दोस्तों, क्या है उस चीज़ के लिए तो कुछ किया नहीं सकता। तो दोस्तों बस यही है, उम्मीदें कि आप आगे स्टडी कंटिन्यू करें और जो पूछा गया है उसको कहीं से भी पढ़ने की कोशिश करें। जीके के लिए यहाँ से आपकी सारी मदद की जा रही है और आगे भी की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम लोग हल कर रहे हैं। उसी के संबंध में दोस्तों जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए जाते हैं वो आगे के एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आई होप कि आपको पसंद आ रहा हो वीडियो लेक्चर की सीरीज़। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग चलते हैं आज के 21 दिसंबर 2017 सेकंड से 3 PM वाली शिफ्ट में जो जीके के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके विषय में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों? पहला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये किन स्थानों पर स्थित हैं? दोस्तों आप सभी को पता है कि पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में 2 स्थित हैं, ओंकारेश्वर और उज्जैन। ठीक है, तो यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों उज्जैन के बारे में तो काफ़ी क्वेश्चनों में या काफ़ी वीडियो लेक्चर में आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। दोस्तों ओंकारेश्वर भी जो है मध्य प्रदेश में है, लगभग इंदौर से 70 से 80 किलोमीटर की दूरी है। इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है यह दोस्तों, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, खंडवा जिले में यह पर्यटन स्थल आता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित हैं। इन्हें द्वादशा ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित 2 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें पहला महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में क्षिप्रा नदी के तट पर है। वहीं दोस्तों महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि, आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है दोस्तों। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मानधाता पर्वत माना जाता है, यहाँ पे मानधाता पर्वत की पर स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है ना दोस्तों, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम की आकृति बन जाती है। कैसी दोस्तों? ओम की आकृति यहाँ पे बनती है। यह ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इस कारण इसे ओमकारेश्वर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो देहरादून में स्थित है। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, देहरादून में यह स्थित है। ठीक है दोस्तों, देहरादून कहाँ है? तो देहरादून दोस्तों उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है, एक शहर है। उत्तराखंड राज्य का एक शहर है। कौन सा दोस्तों? देहरादून। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। दोस्तों 1976 में इसकी स्थापित किया गया था और भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संगठन के वन सर्वेक्षण, अध्ययन और अनुसंधान के लिए समय समय पर भूमि और जंगल की बदलती स्थिति की निगरानी के लिए है। दोस्तों संसाधनों और पर्यावरण संरक्षण के राष्ट्रीय नियोजन, संरक्षण और स्थायी प्रबंधन के लिए और साथ ही साथ सामाजिक वानिकी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए डेटा प्रस्तुत करते हैं। कौन दोस्तों? ये जो वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून के उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? दोस्तों महाकवि तुलसीदास जी की बात की गई है। तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तुलसीदास जी की जो रचना है वो रामचरितमानस है। यह एक रामायण है दोस्तों। काफ़ी लोगों ने इसको स्टडी की होगी और घरों पर पढ़ते भी होंगे दोस्तों। ठीक है, रामचरितमानस रामायण है एक। ठीक है, ये एक ग्रंथ कहा जा सकता है इसको। अवधी भाषा में दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं सदी में इसको रचित महाकाव्य है ये। मतलब दोस्तों इसको क्या है, तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी हों, उन्होंने 16वीं सदी में रचित एक महाकाव्य है। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य की कृति माना जाता है दोस्तों। इसे समांतर तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। रामचरितमानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है, जबकि रामचंद्रिका रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि की केशव की रचना है। कौन सी दोस्तों? ये कवि केशव की रचना है रामचंद्रिका। ठीक है, आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संगमरमर की चट्टानें खालिस्तान शहर के समीप पाई जाती हैं। संगमरमर की चट्टानों की बात की जा रही है दोस्तों। तो आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का भेड़ाघाट संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। जबलपुर और संगमरमरी चट्टान एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए दोस्तों। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जबलपुर। जबलपुर जो है यहाँ पे दोस्तों संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। ठीक है, सभी मित्र लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जीके से रिलेटेड, मध्य प्रदेश पटवारी से संबंधित सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन और सारी स्टडी जीके से रिलेटेड जो भी है वो यहाँ से आपके लिए संपन्न करवाई जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों हिंदी दिवस? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। यानी कि ये ऑप्शन क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से यह निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसी महत्वपूर्ण निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार अवधि वर्धा के अनुसार
वर्ष 1993 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर खालिस्तान है। दोस्तों सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के बारे में बात की जा रही है, तो दोस्तों वो कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है दोस्तों राष्ट्रपति होता है। आई होप कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और ये क्वेश्चन आपको पता भी होगा। ठीक है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं भारतीय गणराज्य के कार्यपालिक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य एवं उनके किए गए उनके नाम से लिए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार 53 आर्टिकल 53 के अनुसार दोस्तों संघ की कार्यपालिक शक्ति उनमें निहित होती है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश का प्रथम नागरिक भी होता है। कौन दोस्तों? राष्ट्रपति। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन विश्व चैंपियनशिप 2017 में जेवलिन थ्रो में फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने? तो कौन थे दोस्तों पहले भारतीय? आप सभी को पता होगा कि सुना भी होगा आपने या करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा। देविंदर कांग जो थे वो 2017 में जेवलिन थ्रो में फाइनल राउंड के क्वालिफाई करने वाले भारतीय बने थे। ठीक है दोस्तों क्या हुआ था, देवलिन कांग ने 2017 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। अगस्त 2017 में एथलेटिक्स ने विश्व चैंपियन में वह जेवलिन थ्रो स्पर्धा के फाइनल के लिए क्वालिफाई राउंड में 7वीं सर्वश्रेष्ठ अंक के साथ 84.22 मीटर के फेंक के साथ अर्हता प्राप्त की थी और इसी के साथ ये क्वालिफाई राउंड में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए थे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण स्पर्धा जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? ओलंपिक में दोस्तों व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? तो वो था दोस्तों अभिनव बिंद्रा जी। कौन थे वो? अभिनव बिंद्रा जी थे, यानी कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों अभिनव बिंद्रा ने 11 अगस्त 2008 को, कब? 11 अगस्त 2008 को बीजिंग ओलंपिक खेलों की प्रतिस्पर्धा में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का खिताब अपने नाम दर्ज करवाया। अभिनव बिंद्रा ने दोस्तों 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक गेम्स में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम ग्लोबल शूटिंग मैप पर लगाने वाले प्रसिद्ध भारतीय शूटर बने। ठीक है दोस्तों, उन्हें सन 2009 में भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में योगदान हेतु पद्म भूषण 2009 में दोस्तों ये पद्म भूषण से भी सम्मानित हैं। ठीक है दोस्तों, पद्म भूषण से भी सम्मानित है, यानी कि भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आई होप कि आपकी जानकारी समझ में आई होगी दोस्तों। इसी के साथ हम लोग चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, जब वित्तीय क्षेत्रों में तेजी से सुधार किए जा रहे थे उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? दोस्तों जब वित्तीय सहायता में तेजी से सुधार किए जा रहे थे वित्तीय क्षेत्रों में, उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। उस समय में वित्त मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो उस समय कौन थे दोस्तों वित्त मंत्री? तो उस समय वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री पद पर नियुक्त किया था। इस दौरान क्या हुआ था दोस्तों, भारतीय आर्थिक संकट से जूझ रहा था। डॉक्टर मनमोहन ने देश की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी, जिसने देश के आर्थिक उदारीकरण के युग में प्रवेश किया। सबसे पहले इन्होंने लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया। इसके तहत उद्योगों में कई बड़े बदलाव करने से पहले सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती थी। उनके इस कदम से निजी उद्योगों को बहुत लाभ हुआ। इसके फलस्वरूप दोस्तों सरकारी उद्योगों में विनिवेश और निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्वेश्चन की जानकारी समझ में आई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था दोस्तों, भारत की पहली कंप्यूटर साक्षर पंचायत खालिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों पहली कंप्यूटर साक्षर पंचायत कहाँ पे स्थित थी भारत में? तो कहाँ पे थी दोस्तों? तो वो थी केरल में। केरल आप सभी को पता है कि बहुत ही पढ़ा लिखा राज्य है और शिक्षा की साक्षरता की दृष्टि में सबसे आगे होता है। दोस्तों क्या होता है, कोट्टायम पाल विधानसभा क्षेत्र में वेल्लीनूर ग्राम पंचायत केरल। कौन सी दोस्तों? ग्राम पंचायत का नाम अगर पूछे तो वेलियनूर जो ग्राम पंचायत है केरल राज्य के अंतर्गत आती है, को कुल कंप्यूटर साक्षर घोषित किया गया है। अक्षय कार्यक्रम के दूसरे चरण में यह अपना स्थान हासिल करने वाली पहली ग्राम पंचायत बनी। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रेवाकुंड खालिस्तान में स्थित है। दोस्तों रेवाकुंड के बारे में पूछा गया, रेवाकुंड कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रेवाकुंड स्थित है मांडू में, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों मांडू मध्य प्रदेश में स्थित एक किला है, ठीक है, स्मारक है। रेवाकुंड मांडू में ही स्थित है दोस्तों। जो बाज बहादुर और रानी रूपमती, कौन दोस्तों? राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती, राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानियों को बयां करती है। ठीक है दोस्तों, रेवाकुंड एक कृत्रिम झील है जिसे बाज बहादुर ने रूपमती मंडप में पानी की आपूर्ति के लिए बनवाया था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जिला मालवा क्षेत्र में नहीं आता? कुछ जिले दिए हुए हैं, यानी कि 4 जिले दिए हैं दोस्तों। इनमें से बताना कि कौन सा जिला मालवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो दोस्तों ये मंडला जिला जो है ये मालवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, बाकी देवास, रतलाम और शाजापुर ये तीनों मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों,
मालवा ज्वालामुखी के उद्गार से बनी पश्चिमी भारत का एक अंचल है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश प्रांत के दोस्तों पश्चिमी भाग में स्थित है। इसे प्राचीन काल में मालवा या मालव के नाम से जाना जाता था। यह कर्क रेखा द्वारा दो हिस्सों में विभाजित है। इस क्षेत्र में दोस्तों इंदौर और भोपाल संभागों के जिले और महाराष्ट्र व राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल हैं। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं जैसे देवास, धार, इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन तथा गुना और सीहोर के कुछ भाग सम्मिलित हैं। जबकि मंडला जिला मध्य प्रदेश राज्य के सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? मंडला जिला जो है सतपुड़ा की पहाड़ियों में स्थित है। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, खजुराहो नृत्य पर्व हर वर्ष मनाया जाता है। यह पर्व प्राय खालिस्तान माह में मनाया जाता है। खजुराहो नृत्य हर वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है दोस्तों फरवरी माह में। कब दोस्तों? यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। फरवरी महीने में खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। अपने पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व के कारण दोस्तों यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में नामित मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर में प्रतिवर्ष फरवरी मार्च के महीने में शास्त्रीय नृत्यों के समृद्ध सांस्कृतिक रूप को देखने के लिए भारत और विदेशों से भीड़ उमड़ती है। इस समय भारत के अनेक विश्वविद्यालय विश्वविख्यात कलाकार यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, अगला क्वेश्चन था राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2009-10। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 9-10 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रथम पुरस्कार जीता? किसने जीता था दोस्तों? तो वो अपना मध्य प्रदेश ने जीता था। यानी कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। मध्य प्रदेश को वर्ष 2017 में लगातार तीसरी बार बेस्ट टूरिज्म स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। 2017 में लगातार तीसरी बार दोस्तों। लास्ट का मिला था 2017 में। काय का मिल चुका है? बेस्ट टूरिज्म स्टेट का। ठीक है दोस्तों, इस पुरस्कार को लगातार 3 बार पाने वाला मध्य प्रदेश का पहला राज्य है। इसी प्रकार वर्ष 2009 से 10 में भी सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था अपना मध्य प्रदेश को। ठीक है दोस्तों, कब? 2009 और 10 में। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रहली का सूर्य मंदिर खालिस्तान में स्थित है। तो रहली का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों रहली का जो सूर्य मंदिर है ये स्थित है दोस्तों सागर में। कहाँ पे दोस्तों? सागर। रहली जो है सागर के अंतर्गत आता है, एक शहर है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। रहली जो है सागर जिला मुख्यालय से दक्षिण पूर्व में करीब 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितना दोस्तों? 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सुनार और देहार नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सी नदियाँ दोस्तों? सुनार नदी और देहार नदी, इन दोनों के संगम पर स्थित है। रहली का सूर्य मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। 9वीं सदी में यह बनाया गया था। यह तीर्थ स्थल रहला सागर के पश्चिमी छोर पर स्थित है। इसे शक्तिशाली चंदेल शासक ने बनवाया था दोस्तों। रहली सुनार नदी के तट पर स्थित है। सूर्य मंदिर मध्य प्रदेश पुरातात्विक विभाग के अधीन संरक्षित रखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मंडला जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आप सभी को पता होगा दोस्तों। नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि मंडला जिला जो है यहाँ पे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मंडला डिंडोरी में स्थित है दोस्तों। मध्य भारत में ऊंचाई पर बसा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान सबसे खूबसूरत स्थान मंडला और बालाघाट जिलों में स्थित है। यह राष्ट्रीय पार्क दोस्तों 940 वर्ग किलोमीटर में, कितना? 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह क्षेत्र दोस्तों घोड़े के पैरों के आकार का है और यह हरित क्षेत्र सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अंतर्गत दोस्तों बंजर और हेलन की घाटियाँ आती हैं। इन्हें पहले मध्य भारत का प्रिंसेस क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 1935 में। यहाँ पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। जबकि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। अगर बांधवगढ़ की बात करें तो ये उमरिया में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों शिवनी और छिंदवाड़ा में स्थित है। ठीक है, केन घड़ियाल अभ्यारण्य पन्ना एवं छतरपुर में है। पन्ना एवं छतरपुर में स्थित है। आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय खालिस्तान में है। तो कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है ग्वालियर में। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पर्यावरण संस्थान और यात्रा प्रबंधन यानी कि IITTM एक संस्थान है जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत सरकार के पर्यटन और यात्रा प्रबंधन पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के एक स्वायत्त संगठन पर्यटन, यात्रा और पर्यटन के सतत प्रबंधन में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श प्रदान करने वाले देश के प्रमुख संस्थानों में से एक है। ठीक है दोस्तों, 18 जनवरी 1983 को नई दिल्ली में अपने पंजीकरण के साथ ये अस्तित्व में आया था। कौन सा? यात्रा प्रबंधन संस्थान। कब? 18 जनवरी 1983 को। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, दतियावा कर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है? दतियावा कर
दतियावा कर कहलाने वाली कौन सी किताब जो है वो दतिया का उल्लेख करती है। तो कौन सी किताब है दोस्तों, वो किताब है महाभारत। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत जो है दोस्तों, दतिया एक प्राचीन शहर है जिसका उल्लेख राजा दांतवक्र द्वारा शासित महाभारत में किया गया था। यह उत्तर मध्य प्रदेश में दतिया जिले का जिला मुख्यालय है। यहाँ बुंदेलखंड प्रांत का एक शहर है। पहले यह मध्य प्रदेश राज्य में देसी रियासत थी, पर अब यह स्वतंत्र जिला है। यहाँ का पीताम्बरा देवी शक्तिपीठ, कौन सा दोस्तों, पीताम्बरा देवी शक्तिपीठ भारत के श्रेष्ठतम और महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, बत्तीसी बावड़ी जो एक जल निकाय है खालिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों बत्तीसी बावड़ी जो है चंदेरी की एक प्रसिद्ध और बड़ी बावड़ी है। कहाँ की दोस्तों, चंदेरी की। और चंदेरी कहाँ पे आता है दोस्तों, छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है शायद चंदेरी दोस्तों। तो ये चंदेरी इसमें अपने को ऑप्शन पे दिया है, तो यह डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि बत्तीसी बावड़ी चंदेरी की एक प्रसिद्ध बड़ी बावड़ी है। ऐसा विश्वास है कि जब समुद्र में पानी रहेगा तब तक इस बावड़ी में पानी रहेगा। ऐसा लोग दोस्तों ऐसा इसका विश्वास करते हैं। इस बावड़ी के बारे में रोचक बात यह है दोस्तों कि पूरे साल बावड़ी में पानी का स्तर एक जैसा रहता है। इस बावड़ी का आकार दोस्तों चौकोर है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 60 फुट है। कितनी दोस्तों, 60 फुट है, और गहराई 4 मंजिला है। सीढ़ियाँ प्रमुख द्वार से प्रारंभ होती हैं और बावड़ी के नीचे तक जाती हैं। प्रत्येक मंजिल पर जहाँ सीढ़ियाँ समाप्त होती हैं वहाँ एक सुंदर मंच या घाट है जो बावड़ी को चारों ओर से घेरता है। दोस्तों बावड़ी में सीढ़ियों की कुल संख्या अगर पूछा जाए तो ये 32 है। इसके कारण इसका नाम पड़ा बत्तीसी बावड़ी। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण पूछा जाए तो इसका निर्माण 1485 में शेर खान ने, किसने दोस्तों, शेर खान जी ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो किसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय स्थल है दोस्तों जिसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, और वो कौन सा है, पचमढ़ी। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। होशंगाबाद जिले में, कहाँ पे, होशंगाबाद जिले में स्थित है ये, कौन सा, पचमढ़ी। ठीक है, सतपुड़ा सीढ़ियों के बीच स्थित होने पर अपने सुंदर स्थलों के कारण इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। यहाँ घने जंगल, कलकल करते जलप्रपात और तालाब हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का भाग होने के कारण यहाँ आसपास बहुत घने जंगल हैं दोस्तों। यहाँ के जंगलों में शेर, तेंदुआ, सांभर, चीतल, गौ, चिंकारा, भालू, भैंसा जैसे जंगली जानवर मिलते हैं। यहाँ की गुफाएं पुरातात्विक महत्व की हैं क्योंकि यहाँ गुफाओं में शैलचित्र भी शामिल है दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर की सीरीज़ पसंद आ रही हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक